सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है नर्सिंग सब्जेक्ट में थ्योरी है। आज की जो थ्योरी हम डिस्कस करेंगे वो हमारे साथ डोरोथी एलिज़ाबेथ ओरियम ने पेश किया था। ओरियम ने, जिसको सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी के नाम से जाना जाता है। सो आज की थ्योरी हम इसको डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ओके जी, हमारे साथ इस लेक्चर के ऑब्जेक्टिव मौजूद है, जिसमें हम वही बात है कि सबसे पहले हम थ्योरीज की जो बायोग्राफी है उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। इसके साथ साथ हम इस थ्योरी के जो मेजर एजम्पशन है, ठीक है, ओरियम नर्सिंग थ्योरी की जो मेजर एजम्पशन है उसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ मेजर डोमेन ऑफ ओरियम नर्सिंग थ्योरी, ओरियम नर्सिंग थ्योरी में जो मेजर डोमेन है, जो मेजर पार्ट है इस थ्योरी के, ठीक है, तो उस पर हम रोशनी डालेंगे। इसके अलावा हम इस थ्योरी को डिस्कस करेंगे कि आया इस थ्योरी को हम अपने नर्सिंग प्रैक्टिस पर जो है अप्लाई कर सकते हैं या नर्सिंग प्रैक्टिसेस के दौरान हम इस थ्योरी से फ़ायदा जो है उठा सकते हैं या नहीं। ठीक है। इसके अलावा इस थ्योरी की स्ट्रेंथ और लिमिटेशन पर बात करेंगे। स्ट्रेंथ और लिमिटेशन, जैसे कि मैंने आपको कल के लेक्चर में भी बताया था, स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन से मुराद ये है कि वो बात है जिसकी वजह से थ्योरी को बहुत ज़्यादा पजीराई मिली, थ्योरी को जो है बहुत ज़्यादा जो है फेम मिला, थ्योरी को जो है बहुत ज़्यादा फॉलो किया गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, उन बातों को हम इस थ्योरी के स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है। और वो बात है जिसकी वजह से इस थ्योरी पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुई, ठीक है, इस थ्योरी को जो है इस थ्योरी की मजम्मत की गई, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उन बातों को हम लिमिटेशन कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और आज के लेक्चर में हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैकग्राउंड या बायोग्राफी ऑफ डोरोथी ओरियम की। ठीक है। सो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो डोरोथी एलिज़ाबेथ ओरियम थी, इनकी पैदाइश बोल्टीमोर में हुई थी, मैरीलैंड में जो वाक़या है। ठीक है। कब हुई थी? 1914 में इनकी पैदाइश हुई थी। इसी तरह से इन्होंने अपनी नर्सिंग की जो डिप्लोमा है, ठीक है, इसको 1935 में प्रोविडेंस हॉस्पिटल से पूरा किया था। इसके अलावा इन्होंने बीएसएन की जो डिग्री है वो 1939 में हासिल की थी, जबकि एमएसएन की जो डिग्री है, एमएसएन जो है इन्होंने 1945 में कैथोलिक कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका से की थी। ठीक है। अमेरिका में जो कैथोलिक यूनिवर्सिटी है वहाँ से इन्होंने क्या किया था, एमएसएन किया था, मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, नर्सिंग में जो है इन्होंने मास्टर किया था। ठीक है। Work as a director of nursing school and nursing department at Providence Hospital from 1940 to 1949। इसी तरह से जो प्रोविडेंस हॉस्पिटल है, प्रोविडेंस हॉस्पिटल में नर्सिंग स्कूल और नर्सिंग डिपार्टमेंट में इन्होंने एज अ डायरेक्टर के तौर पर 1940 से लेकर 1949 तक अपना जो रोल है वो क्या किया था, पेश किया था, और अपने जो खिदमात हैं इन्होंने पेश किए थे। तो ये सिंपल बातें हैं, पॉइंट्स के फॉर्म में ही, इसको आप लोगों ने पानी की तरह याद रखना है। इससे एमसीक्यूज आ सकते हैं और ऑलरेडी आ चुके भी है, सो इसको आप लोगों ने याद रखना है। ये जो तस्वीर आप लोगों को नज़र आ रही है, तो ये कौन है? ये डोरोथी ओरियम है। ठीक है। डोरोथी ओरियम, इनका जो पूरा नाम है वो क्या है? डोरोथी एलिज़ाबेथ ओरियम। ठीक है। ये इनका अपना पूरा नाम है। इनकी पैदाइश 1914 में हुई थी और इसी तरह से 2007 में इनकी क्या हुई, डेथ हुई। ठीक है। शी वर्क एज अ स्टाफ नर्स, प्राइवेट ड्यूटी नर्स, नर्स एजुकेटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर एंड नर्स कंसल्टेंट। ठीक है। इन्होंने जो है एज अ स्टाफ नर्स भी काम किया है। ठीक है। प्राइवेट ड्यूटी नर्स के तौर पर भी इन्होंने अपने कारनामे सर अंजाम दिए हैं। इसके अलावा नर्स एजुकेटर के तौर पर भी इन्होंने अपना रोल प्ले किया है, नर्स एडमिनिस्ट्रेटर का रोल भी इन्होंने प्ले किया है। ठीक है। और इसके अलावा नर्स कंसल्टेंट का रोल जो है इन्होंने क्या किया है, प्ले किया है। ठीक है। इसके अलावा रिसीव ऑनरी डॉक्टर ऑफ साइंस डिग्री इन 1976, और इसी तरह से 1976 में इन्होंने डॉक्टर ऑफ साइंस में जो है मतलब ऑनरी
ऑनरी डॉक्टर ऑफ साइंस डिग्री जो है हासिल की थी। ठीक है, थ्योरी वाज फर्स्ट पब्लिश इन नर्सिंग। इसी तरह से इन्होंने नर्सिंग में जो पहली थ्योरी पब्लिश की थी वो कौन सी थ्योरी थी, किस नाम से थी, कंसेप्ट ऑफ प्रैक्टिस के नाम से थी, जो कि 1971 में इन्होंने क्या की थी, पब्लिश की थी। इसी तरह से फिर इसी थ्योरी को इन्होंने मज़ीद क्या किया था, इसमें जो है इन्होंने एडिटिंग की थी, इसको जो है मॉडिफाई किया था। सेकेंड टाइम पर इन्होंने अपनी इस थ्योरी को 1980 में पब्लिश किया और फिर इसी तरह से 1995 और 2001 में इन्होंने मतलब 3 बार अपनी थ्योरी में जो है इन्होंने क्या की थी, मॉडिफिकेशन की थी। ठीक है, और ये इसके डेट से 1980 में एक बार अपनी थ्योरी में मॉडिफिकेशन की थी, 1995 में दूसरी बार की थी और 2001 में फिर तीसरी बार अपनी थ्योरी में इन्होंने क्या की थी, मॉडिफिकेशन की थी, जो कि इन्होंने पहले फर्स्ट टाइम जो है 1971 में पब्लिश की थी। कौन सी थ्योरी थी, कंसेप्ट ऑफ प्रैक्टिस के नाम से वो थ्योरी थी नर्सिंग के हवाले से, जो कि इन्होंने पब्लिश की थी फर्स्ट टाइम 1971 में। सही है, समझ आ रही है आप स्टूडेंट्स को? सर। जी जी। अच्छा जी, नर्स एजुकेटर, एज अ नर्स एजुकेटर के तौर पर जो डोरोथी ओरिम थी, इन्होंने 1974 में जो है रोल प्ले किया था एज अ नर्स एजुकेटर का। ठीक है, इसी तरह से फर्स्ट थ्योरी इन्होंने 1971 में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, फर्स्ट टाइम इन्होंने अपनी जो नर्सिंग थ्योरी है वो 1971 में पब्लिश की थी। किस नाम से, कंसेप्ट ऑफ प्रैक्टिस के नाम से। ठीक है, इसी तरह से इस थ्योरी को जो है इन्होंने 3 टाइम क्या किया था, रिवाइज किया था, मतलब 3 टाइम इन्होंने अपनी इस थ्योरी में मॉडिफिकेशन की थी। फर्स्ट टाइम 1980 में, सेकेंड टाइम 1995 में और थर्ड टाइम 2001 में इन्होंने की थी। ठीक है, इसी तरह से इनकी जो डेथ है, ठीक है, डेथ ऑफ डेट ऑफ डेथ है वो क्या है, 22 जून 2007 है, मतलब 22 जून 2007 को इनकी क्या हुई थी, इनकी डेथ हुई थी। तो ये पॉइंट्स जो है आप लोगों को याद होने चाहिए, इससे एमसीक्यूज आते हैं और कई बार जो इससे एमसीक्यूज ऑलरेडी आ चुके भी है। सो इसलिए आप लोगों ने ये बात जहन में रखनी है कि ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं सेल्फ केयर डेफिसिट नर्सिंग थ्योरी की तरफ। ठीक है, जो कि ओरम ने पेश की थी। ठीक है, सो इसको अब हम डिस्कस करेंगे। इट इज़ वन ऑफ द ग्रांड नर्सिंग थ्योरीज। ठीक है, ग्रांड नर्सिंग थ्योरीज में ये एक ग्रांड नर्सिंग थ्योरी है। ग्रांड नर्सिंग थ्योरी से मुराद ये है कि ये ऐसी थ्योरी थी जिसमें नर्सिंग के हवाले से काफ़ी डिटेल के साथ बातें की गई थी और काफ़ी डिटेल से हर एक चीज़ को जो है इसमें क्या किया गया था, डिस्कस किया गया था, जिसको एज अ होल मतलब ओवरऑल पॉपुलेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है इसको क्या किया जाता है, माना जाता है, फॉलो किया जाता है। तो इस वजह से ये जो सेल्फ केयर डेफिसिट नर्सिंग थ्योरी है, तो ये हमारे साथ जितनी भी ग्रांड नर्सिंग थ्योरीज है उसमें से एक थ्योरी है। ठीक है, जिसको थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉलो किया जाता है, माना जाता है। The self-care deficit nursing theory was developed between 1959 and 2001 by Dorothy Orium। ठीक है, इसी तरह से जो सेल्फ केयर डेफिसिट नर्सिंग थ्योरी है, तो इसकी जो डेवलपमेंट है वो 1959 और 2001 के इस टाइम पीरियड के दरमियान में जो है हुई थी। ठीक है, इट पेज particular attention to the role of patient in their own rehabilitation and self care। ठीक है, इस थ्योरी में ऐसी कौन सी खास बात थी जिसकी वजह से लोग जो है इस थ्योरी की तरफ मुतवज्जे हुए थे, लोग जो थे इस थ्योरी की तरफ बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है अटेंशन दी थी। वो बात ये थी कि इस थ्योरी में ये बात बताई गई थी कि कैसे पेशेंट खुद अपने आप को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं और कैसे पेशेंट जो है खुद अपनी केयर कर सकते हैं। बेसिकली इस थ्योरी में जो बुनियादी बात की गई थी वो पेशेंट के हवाले से की गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि नर्सेज जो है ऐसे तरीके से अपने पेशेंट को केयर देंगे कि वो पेशेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंडिपेंडेंट हो और वो दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट ना हो, और इसके साथ साथ उनकी जो है इस तरह से प्रोग्रेस हो जाए कि वो खुद से फिर अपना ख्याल रखने के काबिल हो। ठीक है, तो
इस बात की वजह से जो है इस थ्योरी को बहुत ज़्यादा पज़िराई मिली थी, इस थ्योरी को जो है बहुत ज़्यादा फेमस जो है बहुत ज़्यादा फेम इसको मिला था। तो इसके बारे में हम डिटेल से आगे स्लाइड्स में डिस्कशन करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? एमसीक्यूज़ के हवाले से एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ आ सकता है कि जो सेल्फ केयर डेफिसिट नर्सिंग थ्योरी है, तो इस थ्योरी को किस वजह से, किस बात की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस मतलब बहुत ज़्यादा फेम मिला था, ये जो है बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी। तो बेसिकली वो इम्पोर्टेंट बात जिसकी वजह से इस थ्योरी को बहुत ज़्यादा पज़िराई मिली थी, वो रोल ऑफ पेशेंट के हवाले से जो है इस थ्योरी को बहुत ज़्यादा पज़िराई मिली थी, क्योंकि ये वाहिद थ्योरी थी जिसमें पेशेंट के बारे में ओवरऑल बात हुई थी कि कैसे पेशेंट जो है अपने आप को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं और किस तरह से वो अपने आप को इस काबिल बना सकते हैं कि वो खुद से अपना ख्याल रखे और दूसरे लोगों का मोहताज ना रहे, ठीक है? तो ये वो पॉइंट है जिसकी वजह से इस थ्योरी को बहुत ज़्यादा पज़िराई मिली थी। अब इस थ्योरी के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको अब हम डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सो assumption ऑफ ओरम मॉडल, पीपल शुड बी सेल्फ रिलायंट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन केयर एंड अदर्स इन देयर फैमिली नीडिंग केयर, ठीक है? पहली बात जो इस थ्योरी में बताई गई थी कि जितने भी लोग हैं इनको इतना जो है इतना काबिल होना चाहिए, इनमें जो है इतनी सलाहियत होनी चाहिए। रिलायंस से, सेल्फ रिलायंस से मुराद ये है कि इतने इनमें इतनी काबिलियत होनी चाहिए, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनमें होनी चाहिए कि वो अपने ख्याल खुद रखे, ठीक है? और इसी तरह से इनकी फैमिली में जो लोग होते हैं जिनको केयर की ज़रूरत है, तो वो भी इस काबिल हो कि वो खुद से अपना ख्याल जो है रखे, खुद से अपने जो नीड्स है उसको पूरा कर सके, ठीक है? तो पहली बात जो है इस थ्योरी में ये बताई गई थी। दूसरी बात क्या बताई गई थी? दूसरी बात जो है वो ये बताई गई थी कि नर्सिंग इज अ फॉर्म ऑफ एक्शन इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर पर्सन, ठीक है? दूसरी बात जो डोरोथी ओरियम है, ठीक है, इन्होंने नर्सिंग के हवाले से की थी कि नर्सिंग जो है असल में ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा अमल होता है जिसमें दो और दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान क्या होती है, एक्शन इंटरेक्शन होती है। दो या दो से ज़्यादा लोगों का एक दूसरे के साथ आमना सामना होता है, ठीक है? तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम नर्सिंग कहते हैं। इसी तरह से तीसरी बात इन्होंने जो कही थी वो ये कही थी कि सक्सेसफुली मीटिंग universal and development self-care requisite is an important component of primary care prevention and ill health, ठीक है? इसी तरह से तीसरी बात इन्होंने ये कही थी कि अगर हम अपने पेशेंट को जो है इतनी केयर दे, ठीक है, कि वो जो है इस काबिल हो जाए कि वो खुद से अपना ख्याल रखना शुरू करे, ठीक है? तो ये जो है ये एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है किस चीज़ का, प्राइमरी केयर प्रिवेंशन का और इल हेल्थ के लिए, ठीक है? क्योंकि जो प्राइमरी केयर प्रिवेंशन है, प्राइमरी केयर प्रिवेंशन हम किसे कहते हैं? प्राइमरी केयर प्रिवेंशन से मुराद ये है कि बीमारी के काज होने से पहले उसके लिए हम ये क्या करें, तदाबीर अपनाएं, उसके लिए हम जो है ऐसे स्टेप्स फॉलो करें जिसकी वजह से वो बीमारी जो है उसके जो साइन सिम्टम है वो भी ख़त्म हो जाए और लोग जो है बीमारी के अंडर आने से क्या हो जाए, बच जाए, और वो जो है उससे महफूज हो जाए। तो इसको हम प्राइमरी केयर प्रिवेंशन कहते हैं। तो इस पॉइंट में ये बात बताई गई है कि अगर हम इस तरीके से अपने पेशेंट को डील करें कि उनमें खुद से अपना ख्याल रखने की जो सलाहियत है वो पैदा हो जाए, तो ये बात जो है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है प्राइमरी केयर प्रिवेंशन की और इल हेल्थ के लिए। क्योंकि जो प्राइमरी केयर प्रिवेंशन है बेसिकली इसमें हम यही करते हैं कि बीमारी के पैदा होने से पहले उसके जो असबाब है उसको हम क्या करते हैं, ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? और इसी तरह से जो इल हेल्थ है, तो इल हेल्थ में भी लोग क्या करते हैं, वो इस तरह से वो तदाबीर अपनाएं जिससे वो जो है खुद से अपना ख्याल रखना शुरू करे, ठीक है? और खुद से जो है वो क्या करे, हेल्थ की तरफ जो है वो अटेंशन देना शुरू करे, ठीक है? और हेल्थ के लिए जो है वो कॉन्शियस हो जाए। तो तीसरी बात जो है इस थ्योरी में ये बताई गई थी।
इसी तरह से जो चौथी बात इस थ्योरी में बताई गई है वो ये है कि अ पर्सन नॉलेज ऑफ पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम इज अ नेसेसरी फॉर प्रोमोटिंग सेल्फ केयर बिहेवियर। ठीक है, पर्सन नॉलेज से मुराद यहाँ कौन है? पर्सन नॉलेज से मुराद यहाँ आपके जो नर्सिस है वो आते हैं कि नर्सिस के पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि उनको पता हो कि किस तरह के हेल्थ प्रॉब्लम है, ठीक है, और किस तरह के हेल्थ प्रॉब्लम को हमने कैसे सॉल्व करना है। तो ये एक ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके पास नॉलेज होगी तो नॉलेज के ज़रिए हम क्या कर सकेंगे? नॉलेज के ज़रिए हम अपने आप को भी मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियां हैं उससे प्रिवेंट कर सकेंगे, और इसके साथ साथ जो दूसरे लोग हैं उनमें भी सेल्फ केयर बिहेवियर के हवाले से जो है उनमें भी हम शऊर को उजागर कर सकेंगे, और लोग जो है अपने बारे में क्या होंगे? कॉन्शियस होंगे। ठीक है, इसी तरह से सेल्फ केयर एंड डिपेंडेंट केयर आर बिहेवियर लर्न विद इन सोशियो कल्चर कॉन्टेक्ट। सेल्फ केयर और डिपेंडेंट केयर ये ऐसे बिहेवियर है, ठीक है, जिसको हम अपने माशरे में अपने जो तौर तरीके हैं, अपने जो कल्चर है वहाँ से इसको हम क्या करते हैं? सीखते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट केयर से मुराद ये है कि आप दूसरे लोगों पर इन्हिसार कर रहे हो। सेल्फ केयर से मुराद ये है कि आपको किसी दूसरे बंदे की ज़रूरत नहीं होती, आप किसी के मोहताज नहीं होते, और जो भी आपकी ज़रूरियात होती है वो आप खुद से पूरा करते हैं। ठीक है, तो इसको हम सेल्फ केयर कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो है ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम अपने माशरे में रहते हुए, हमारा जो कल्चर होते हैं, हमारे जो रस्म व रिवाज होते हैं, तो ये दोनों चीज़ें जो है हम वहाँ से क्या करते हैं? सीखते हैं। तो ये वो मेजर एजम्पशन है जो कि डोरोथी ओरिम ने अपनी नर्सिंग थ्योरी में बताई थी। इसकी समझ आ गई क्या नहीं? जी सर, आ गया। ओके, वेरी गुड। अच्छा जी, ओरिम सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी। ओरिम सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी, डोरोथी ओरिम ने जो अपनी थ्योरी पेश की थी जिसको सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली जो ओरिम जनरल थ्योरी ऑफ नर्सिंग है इसके हमारे साथ तीन रिलेटेड पार्ट है, जिसमें पहला जो हमारे साथ पार्ट है इसको क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर कहते हैं। दूसरा जो पार्ट है इसको थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर डेफिसिट कहते हैं, और तीसरा जो पार्ट है इसको थ्योरी ऑफ द नर्सिंग सिस्टम कहते हैं। तो इन तीनों पार्ट को अब हम वन बाय वन डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। सही है? सो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, डायग्राम आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक पहला नंबर पर हमारे साथ आता है सेल्फ केयर। सेल्फ केयर जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि सेल्फ केयर से मुराद ये है कि ये हमारे साथ वो कंडीशन होती है जिसमें जो इंडिविजुअल लोग होते हैं उनमें ये सलाहियत होती है, उनमें ये काबिलियत होती है कि वो खुद से अपना ख्याल जो है वो रख सकते हैं। ठीक है, वो किसी के मोहताज नहीं होते, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते, और वो क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इस वजह से वो अपना ख्याल रखते हैं। ठीक है, सेल्फ केयर करते हैं। इसी तरह से जो सेल्फ केयर डिफिसिट है, तो सेल्फ केयर से मुराद मतलब अपना ख्याल रखना, और डिफिसिट से मुराद ये है कि ये वो कंडीशन होती है जिसमें वो बंदा या जो लोग होते हैं वो इस काबिल नहीं होते, उनमें ये सलाहियत नहीं रहती कि वो खुद से अपना ख्याल जो है वो रख सके, और इस वजह से वो फिर दूसरे लोगों के मोहताज होते हैं, दूसरे लोगों पर वो डिपेंडेंट होते हैं, और वो खुद से कोई भी काम जो है वो नहीं कर पाते। ठीक है, तो इस वजह से इनमें खुद से ख्याल रखने की जो सलाहियत है उसकी क्या होती है? कमी होती है। डिफिसिट किसे कहते हैं? डिफिसिट से मुराद कमी। ठीक है, इसी तरह से नर्सिंग सिस्टम से मुराद ये है कि ये एक ऐसा अमल होता है जिसमें जो नीडी लोग होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, तो उन पेशेंट की हम क्या करते हैं? उन पेशेंट की हम हेल्प करते हैं, उन पेशेंट को हम सपोर्ट करते हैं। और अच्छा जी, तो मैं बात कर रहा था नर्सिंग सिस्टम के हवाले से। नर्सिंग सिस्टम जो है ये हमारे साथ एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम क्या करते हैं? जो नीडी लोग होते हैं, जिनको हेल्प की ज़रूरत होती है, जिनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो उनको हम क्या करते हैं? उनको हम सपोर्ट करते हैं। ठीक है, उनकी हेल्प करने में उनको हम सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ताकि वो बेहतर तरीके से अपने काम को क्या करे? सर अंजाम दे। तो इसको हम क्या कहते हैं? इस सिस्टम को हम नर्सिंग सिस्टम कहते हैं। तो इसकी समझ आ गई आप स्टूडेंट्स को क्या नहीं?
जी सर। ओके, वेरी गुड। सबसे पहले अब हम बात करेंगे सेल्फ केयर थ्योरी की, ठीक है। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कंसेप्ट, जो सेल्फ केयर थ्योरी है, मतलब जो थ्योरी है ये हमारे साथ मंतजल कंसेप्ट पर बेस करती है, ठीक है। जो सेल्फ केयर थ्योरी है, इसमें पहली जो कंसेप्ट है वो है सेल्फ केयर। सेल्फ केयर किसे कहते हैं? आप में इतनी सलाहियत हो कि आप खुद से अपना काम कर सकते हो, खुद से अपना ख्याल रख सकते हो और दूसरे लोगों पर आप इन्हिसार नहीं करते हो। तो इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? सेल्फ केयर कहते हैं। सेल्फ केयर एजेंसी से मुराद ये है कि ऐसे एजेंसीज जो कि आपको इस काबिल बनाती है कि आप खुद से अपने काम करना शुरू करें, खुद से जो है आप अपनी जो ज़रूरियात है उसको पूरा करना शुरू करें, ठीक है, और आपकी जो मोहताजी है वो कम से कम हो जाए। तो इसको हम सेल्फ केयर एजेंसी में ये बातें हमारे साथ आती है। जबकि सेल्फ केयर रिक्विजिट से मुराद ये है कि वो कौन सी चीज़ें हैं या वो चीज़ें जो कि हमें रिक्वायर्ड होती है, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है अपने आप को इस काबिल बनाने के लिए कि हम दूसरे लोगों पर इन्हिसार ना करें, हम क्या हो जाए, हम इंडिपेंडेंट हो जाए। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, जो चीज़ें हमें दरकार होती है, तो इसको हम सेल्फ केयर रिक्विजिट्स में क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। इसके अलावा थेराप्यूटिक सेल्फ केयर डिमांड्स, थेराप्यूटिक सेल्फ केयर डिमांड से मुराद ये है कि सेल्फ केयर में हमारे पास वो कौन सी चीज़ें होती है जिसकी हमें ज़रूरत होती है, ठीक है, जिसके ज़रिए फिर हम सेल्फ केयर करने के काबिल हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब हम ये चारों कंपोनेंट जो है अब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारे साथ जो कंपोनेंट है सेल्फ केयर में वो है सेल्फ केयर थ्योरी में वो है सेल्फ केयर। सेल्फ केयर किसे कहते हैं? एक्टिविटीज ऑफ अ पर्सन टू डू ऑन हिज ओन इन मेंटेनिंग देयर हेल्थ एंड वेल बीइंग इज कॉल्ड सेल्फ केयर। मतलब वो तमाम एक्टिविटीज़ जो कि इंसान अपने बलबूते पर करता है, ठीक है, और वो अपनी जो सेहत है, ठीक है, अपनी जो हेल्थ है उसको क्या करते हैं, अपने बलबूते पर मेंटेन रखने के लिए क्या करते हैं, तमाम एक्टिविटीज़ करते हैं। तो इस एबिलिटी को क्या कहते हैं? सेल्फ केयर कहते हैं। When there is a demand to care for oneself and the individual is capable to meet their demand, self care is possible, ठीक है। मतलब इसका ये है कि जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, जब आप जो है आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, मिसाल के तौर पर सर्दियों का मौसम है, आपको अभी सर्दी लग रही है, ठीक है, तो आपको सर्दी अब लग रही है, तो इस वजह से आपको अब कंबल की ज़रूरत है। तो कंबल के लिए आप क्या करते हैं? कंबल के लिए आप अपनी जगह से उठते हैं, ठीक है, अपने कंबल को जो है स्टोर रूम से जो है निकालते हैं और फिर उसको जो है अपने लिए जो है सेट करते हैं और फिर अपनी जो सर्दी है उसको कम करने की कोशिश करते हैं। तो आपने क्या किया? आपने अपनी जो डिमांड है उसको खुद से पूरा किया, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सेल्फ केयर, ठीक है। सेल्फ केयर की समझ आ गई आप स्टूडेंट्स को? इसके बाद हमारे साथ आता है सेल्फ केयर एजेंसी। सेल्फ केयर एजेंसी से मुराद यह है कि द एबिलिटी फॉर एंगेजिंग इन सेल्फ केयर इज मेनली अफेक्टेड बाय एज, लाइफ एक्सपीरियंसेस, हेल्थ एंड अवेलेबल रिसोर्सेज, ठीक है। सेल्फ केयर एजेंसी से मुराद ये है कि वो एबिलिटी जिसमें आप अपने आप को अपना ख्याल रखने में क्या करते हैं? एंगेज करते हैं, मतलब अपने आप को अपना ख्याल रखने में मसरूफ़ करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मेनली आपकी जो एज है, आपने लाइफ में जितने एक्सपीरियंसेस फेस किए होते हैं, आपकी जो हेल्थ स्टेटस होती है और आपके पास जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ये क्या करती है? डिपेंड करती है अपनी आप अपना ख्याल रखने के लिए, ठीक है। सो सेल्फ केयर एजेंसी से मुराद ये है कि इसमें आपका एज आ जाता है कि आपकी एज इतनी हो कि आपको पता हो कि आपकी जो डिमांड्स है, तो उस डिमांड्स को पूरा करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हो, ठीक है, आपने इतना लाइफ जो है एक्सपीरियंस किया हो कि आपको पता हो कि अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए मैंने किस तरह से जो है रोल प्ले करना है, कौन से काम करने हैं, किस स्ट्रेटजीज से जो है मैंने अपनी ज़रूरियात को पूरी करने हैं। तो लाइफ एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस आपके पास होनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपकी जो हेल्थ स्टेटस है वो आपको इस बात की इजाज़त देती हो कि आप जो है अपने बिस्तर से जो है उठे और अपने लिए जो है अपने ज़रूरियात को पूरा करने के लिए क्या करें, मेहनत करें, कोशिश करें। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि आपको अपना ख्याल रखने के लिए क्या होती है, दरकार होती है। तो ये सेल्फ केयर एजेंसी में आती है। ठीक है सर, समझ आ रही है आप स्टूडेंट्स को क्या नहीं? हेलो, जी सर। आप लोग सो रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? आप लोग क्यों रिस्पॉन्स नहीं दे रहे मुझे? सर जाग रहे हैं, आपका लेक्चर सुन रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा जी। सो टेक लगाकर बैठे, सोने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो मैंने 9 बजे क्लास भी शुरू की है, इतनी मतलब मैंने टाइमिंग भी आगे कर ली है, तो अब तो आप लोगों को एक्टिव रहना चाहिए। अच्छा जी, सेल्फ केयर रिक्विजिट्स एंड थेराप्यूटिक सेल्फ केयर डिमांड। अब हम सेल्फ केयर रिक्विजिट्स और थेराप्यूटिक सेल्फ केयर डिमांड की बात करेंगे। सेल्फ केयर रिक्विजिट्स किसे कहते हैं? एक्शंस डायरेक्टेड टूवर्ड प्रोविजन ऑफ सेल्फ केयर। ठीक है, मतलब सेल्फ केयर रिक्विजिट से मुराद ये है कि वो तमाम चीज़ें जो कि हमें अपना ख्याल रखने के लिए क्या होती है, दरकार होती है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सेल्फ केयर रिक्विजिट्स कहते हैं। वो तमाम चीज़ें, वो तमाम एक्शंस, वो तमाम प्रोसेसेस जो कि हमें दरकार होती है, जिसकी हमें ज़रूरत होती है, जिससे हम अपना ख्याल रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको सेल्फ केयर रिक्विजिट्स कहते हैं। इसमें हमारे साथ यूनिवर्सल सेल्फ केयर रिक्विजिट्स आ जाते हैं, डेवलपमेंटल और हेल्थ डिविएशन आ जाती है। तो इसको अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेल्फ केयर रिक्विजिट। यूनिवर्सल सेल्फ केयर रिक्विजिट से मुराद ये है कि ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि किसी भी जगह पर आप जाए तो आपको इन चीज़ों की लाजमी तौर पर क्या होती है, ज़रूरत होती है, और इन चीज़ों के बगैर जो है आप सरवाइव नहीं कर सकते। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेल्फ केयर रिक्विजिट कंसिस्ट ऑफ द 8 एलिमेंट। ये हमारे साथ 8 एलिमेंट पर मुश्तमिल है। सबसे जो पहली और इम्पोर्टेंट ज़रूरत है जिसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते वो है एयर। ठीक है, हवा। दूसरी जो चीज़ है जिसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते वो है फूड, खुराक। तीसरी जो चीज़ है जिसकी बगैर हम किसी भी जगह पर जिंदा नहीं रह सकते वो है पीने के लिए पानी। ठीक है, इसी तरह से चौथी जो हमारी ज़रूरत है वो है एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन। ठीक है, इसी तरह से पांचवी जो हमारी ज़रूरत है वो है एक्टिविटीज़ एंड रेस्ट। इसके साथ साथ सोशल इंटरेक्शन, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, लोगों के साथ ताल्लुकात कायम रखना। ठीक है, लोगों के साथ अगर हम ताल्लुकात मुनक़ता करें, ख़त्म करें, तो हम अकेलेपन का शिकार हो जाएंगे। अकेलेपन का शिकार होने की वजह से हम डिप्रेशन का शिकार होंगे। डिप्रेशन का शिकार होने की वजह से हम बीमार होंगे, बीमारी का इलाज नहीं होगा, और इसी तरह से हम जो है ख़त्म हो जाएंगे। सो सोशल इंटरेक्शन जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिवर्सल सेल्फ केयर रिक्विजिट है, मतलब एक इम्पोर्टेंट ज़रूरियात में से एक ज़रूरत है जिसके बगैर हम सरवाइव नहीं कर सकते। इसके अलावा फंक्शनिंग और वेल बीइंग। ठीक है, मतलब यह है कि हमारी जो हेल्थ स्टेटस है वो इतनी हो, ठीक है, कि हम अपने आप को वेल महसूस करें, हम अपने आप को जो है सेहतमंद महसूस करें। और इसके साथ साथ लास्ट जो हमारे साथ आता है वो है नॉर्मेसी, नॉर्मल सी। ठीक है, मतलब यह है कि हम नॉर्मली क्या कर रहे हो, लाइफ को गुजार रहे हो। अगर हमारे लाइफ में किसी भी कोई भी चीज़ जो है एब नॉर्मल हो तो उसकी वजह से हमारी पूरी लाइफ क्या होगी, वो इफ़ेक्ट होगी, मुतासिर होगी। तो ये वो तमाम 8 चीज़ें हैं, 8 कंपोनेंट है, 8 एलिमेंट है, जो कि आपको, आप चाहे जिस जगह भी चले जाए, आपको इन 8 चीज़ों की लाजमी ज़रूरत होती है, और इसके बगैर जो है आप सरवाइव नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ इंक्लूडेड इन यूनिवर्सल सेल्फ केयर रिक्विजिट। ठीक है, तो आपको ये आठों कंपोनेंट जो है याद होने चाहिए, इसमें से कोई भी कंपोनेंट आपसे पूछ सकते हैं।
इसी तरह से जो दूसरा हमारे साथ है वो है डेवलपमेंट सेल्फ केयर रिक्विजिट्स, ठीक है। स्पेसिफाइड टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट इज हैपनिंग ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल, ठीक है। सेल्फ केयर रिक्विजिट्स में हमारे साथ जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो है डेवलपमेंट। डेवलपमेंटल जो है ये असल में हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट से क्या है, रिलेटेड है, और हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट पर जो है ये क्या होता है, मुनहसर होता है, ठीक है। असल में हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कब अच्छी होगी, हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तब अच्छी होंगी जब हमारी पैदाइश से लेकर हमारे मतलब वक्तन फ़वक्तन जो हमारी ज़रूरियात है, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो मतलब किसी भी बेस पर हमारी जो ज़रूरियात है उसका ख़्याल रखा जा रहा हो, तो इससे हमारी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो सही होगी, ठीक है। इसमें आपके साथ जो है एडजस्टिंग टू न्यू जॉब, मतलब आप किसी नई जॉब पर जो है मुंतकिल हुए हैं, तो जब आपका न्यू जॉब होता है तो ज़ाहिर बात है नई नई चीज़ें आपके लिए जो है वो आती हैं, नए नए जो क्या कहते हैं, नए नए सिचुएशन आपने फेस करने होते हैं, तो उसके साथ अपने आप को एडजस्ट करना। इसके अलावा एडजस्टिंग टू बॉडी चेंजेस, आपके बॉडी में जो है वक्तन फ़वक्तन जो है मुख्तलिफ चेंजेस जो है वो रूनुमा होते हैं, तो उन चेंजेस के साथ अपने आप को एडजस्ट करना, उन चेंजेस के साथ अपने आप को जो है अडाप्ट करना, ये सारी चीज़ें आपके डेवलपमेंटल सेल्फ केयर रिक्विजिट्स में आती है, सही है। इसी तरह से जो थर्ड नंबर पर हमारे साथ आता है वो है हेल्थ डिविएशन, द कंडीशन इन विच द फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स इज अल्टर्ड टेम्परली और परमानेंटली इज कॉल्ड हेल्थ डिविएशन। हेल्थ आप सबको पता है किसे कहते हैं, डिविएशन से मुराद ये है जब हमारी सेहत जो है वो क्या कर जाए, डिविएट कर जाए। डिविएट से मुराद ये है कि नॉर्मल होती है और क्या हो जाए, एबनॉर्मल की तरफ चलना शुरू करे, ठीक है। एबनॉर्मल की तरफ जो है वो हो जाए, एबनॉर्मल होना शुरू कर जाए, ठीक है, तो इसको हम हेल्थ डिविएशन कहते हैं। हेल्थ डिविएशन ये वो कंडीशन होती है जिसमें हमारे जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन होते हैं, फिजियोलॉजिकल से मुराद ये है हमारे बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन जो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो सेल्स फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो इसको फिजियोलॉजिकल कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है अगर उसमें जो है चेंजेस आ जाए, उसके फंक्शन में चेंजेस आ जाए, या हमारे मेंटल जो एबिलिटीज़ है, ठीक है, उसमें अगर चेंजेस आ जाए, ठीक है, बॉडी के किसी भी पार्ट में, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम हेल्थ डिविएशन कहते हैं। जैसे कि मेंटल रिटार्डेशन हो गई, ठीक है, या कोमाटोज स्टेज, एक बंदा जो है वो कोमा में है, ठीक है, तो ये हमारे साथ कौन सी कंडीशन है, ये हमारे साथ हेल्थ डिविएशन के स्टेट है, ठीक है। इसमें हम कह सकते हैं कि ये बंदा जो है हेल्थ से डिविएट कर चुका है, मतलब इनकी जो हेल्थ है वो अब नॉर्मल नहीं है बल्कि अब नॉर्मल है। इसी तरह से हमारे साथ इस थ्योरी का जो दूसरा पार्ट है जिसको हम थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर डेफिसिट कहते हैं, तो थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर डेफिसिट किसे कहते हैं, व्हेन एन इंडिविजुअल इज नॉट कैपेबल टू। अच्छा जी, तो हम सेल्फ केयर डेफिसिट के बारे में बात कर रहे थे। सेल्फ केयर डेफिसिट क्या है? सेल्फ केयर डेफिसिट इज़ अ कंडीशन व्हेन एन इंडिविजुअल इज़ नॉट कैपेबल टू मीट द डिमांड्स ऑफ सेल्फ, अ सेल्फ केयर डेफिसिट अकर, ठीक है। सेल्फ केयर डेफिसिट ये एक ऐसी कंडीशन होती है, ये एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें जो लोग होते हैं वो इस काबिल नहीं होते, उनमें जो है इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती, उनमें इतनी सलाहियत नहीं होती कि वो ख़ुद से अपने जो ज़रूरियात है उसको पूरा कर सके, तो इसको क्या कहते हैं, इस कंडीशन को सेल्फ केयर डेफिसिट कहते हैं, ठीक है। सेल्फ केयर डेफिसिट ये वो कंडीशन होती है जिसमें जो बंदा होता है या जो बंदी होती है उनमें इतनी काबिलियत या उनमें इतनी सलाहियत जो है वो नहीं रहती कि वो ख़ुद से अपने जो ज़रूरियात है उसको पूरा कर सके,
तो इसको हम कहते हैं सेल्फ केयर डिफिसिट, मतलब अपना ख्याल रखने में उनको क्या होती है, उनको दुश्वारी होती है, अपना ख्याल रखने की सलाहियत उनमें नहीं रहती। ठीक है, दिस इज द की टू ओरियम थ्योरी। ठीक है, ओरियम थ्योरी, और यही जो पॉइंट है ये ओरियम थ्योरी की बेसिक है। ठीक है, ओरियम ने जो है अपनी थ्योरी में इसी चीज़ पर जो है बात की थी। इट डिस्क्राइब हाउ पीपल कैन बी हेल्प थ्रू नर्सिंग। ठीक है, इसमें जो है ये बताया गया है कि किस तरह से हम नर्सिंग के ज़रिए लोगों की जो हेल्प है, लोगों की जो ज़रूरियात है, उसको हम पूरा कर सकते हैं। सेल्फ केयर डिफिसिट की समझ आपको आ गई। एमसीक्यूज में यही डिफिनीशन जो है आया हुआ होगा, आप लोगों ने बताना है कि ये सेल्फ केयर है, सेल्फ केयर डिफिसिट है, या क्या है। ठीक है, या नर्सिंग प्रोसेस है। तो आप लोगों को ये डिफिनीशन याद होने चाहिए, सेल्फ केयर की डिफिनीशन भी आपको याद होनी चाहिए, सेल्फ केयर डिफिसिट की भी याद होनी चाहिए, और नर्सिंग की भी याद होनी चाहिए। अच्छा जी, थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर डिफिसिट, 5 मेथड्स ऑफ हेल्पिंग अ पेशेंट। अब हमारे साथ 5 ऐसे तरीके हैं, 5 ऐसे तरीके हैं जिसके ज़रिए हम अपने पेशेंट की हेल्प कर सकते हैं। जिसमें पहला जो मेथड है वो है टीचिंग द पेशेंट, अपने पेशेंट को टीच करना, अपने पेशेंट को एजुकेट करना कि किस तरह से आप अपनी केयर जो है ख़ुद से कर सकते हैं, या वो कौन से तरीके हैं जिससे आप अपना ख्याल जो है ख़ुद से रख सकते हैं। सो टीचिंग द पेशेंट ये हमारे साथ पहला मेथड है। ठीक है, जिसके ज़रिए हम अपने पेशेंट की मदद कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है एक्टिंग डूइंग फॉर द पेशेंट। हम अपने पेशेंट के लिए क्या कर सकते हैं, या अपने पेशेंट के लिए हम जो भी करते हैं, ठीक है, जो भी प्रोसेसेस हम करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे साथ दूसरा तरीका है जिसके ज़रिए हम अपने पेशेंट की मदद कर सकते हैं। तीसरा तरीका है सपोर्टिंग पेशेंट, मतलब ये है कि पेशेंट कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, तो उस एक्टिविटी के दौरान आप अपने पेशेंट को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, थोड़ी थोड़ी उसकी आप मदद करते हैं। ठीक है, थोड़ा मदद आप करते हैं और ज़्यादा जो कोशिश है वो पेशेंट करते हैं। तो आप पेशेंट को क्या कर रहे हैं, थोड़ा सहारा दे रहे हैं। तो ये हमारे साथ तीसरा मेथड है जिसके ज़रिए हम अपने पेशेंट को क्या कर सकते हैं, मदद दे सकते हैं। इसके अलावा जो चौथा तरीका है वो क्या है, डायरेक्टिंग पेशेंट, मतलब आप पेशेंट को डायरेक्शन देते हैं, आप पेशेंट को गाइड करते हैं कि इस तरह से करें, इस तरह से नहीं करना, इस तरह से कब करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, तो आप उसको डायरेक्ट करते हैं, आप उसको गाइड करते हैं। तो ये हमारे साथ चौथा तरीका है जिसके ज़रिए हम अपने पेशेंट की हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोवाइडिंग द बेस्ट इन्वायरमेंट फॉर पेशेंट केयर, पांचवा मेथड ये है कि हम अपने पेशेंट को एक ऐसा माहौल प्रोवाइड करें जहां पर वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हो, जहां पर वो किसी भी किस्म के स्ट्रेस का शिकार ना हो। तो ये वो 5 मेथड है जिसके ज़रिए हम अपने पेशेंट की हेल्प कर सकते हैं, अपने पेशेंट की ज़रूरियात है उसको पूरा कर सकते हैं। थ्योरी ऑफ नर्सिंग सिस्टम, इसी तरह से हमारे साथ जो सेल्फ केयर डिफिसिट थ्योरी की जो तीसरी पार्ट है वो कौन सी है, थ्योरी ऑफ नर्सिंग सिस्टम है। सो इसमें क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं कि इट डील्स विद हाउ द पेशेंट केयर नीड्स विल बी मीट बाय द नर्स पेशेंट और बोथ। ठीक है, नर्सिंग सिस्टम में बेसिकली इस थ्योरी ऑफ नर्सिंग सिस्टम में हम ये बात करते हैं कि कैसे नर्सेज जो है वो अपने पेशेंट की जो ज़रूरियात है उसको पूरा करेंगे, या कैसे नर्स और पेशेंट दोनों मिलकर और पेशेंट दोनों मिलकर कैसे वो अपने पेशेंट की जो ज़रूरियात है उसको पूरा कर सकते हैं। तो इसमें हम जो है ये बात करते हैं। If there is a self-care deficit, or if there is a difference between self-care agency and therapeutic self-care demand, nursing is required। ठीक है, अगर आपके पास ऐसे पेशेंट आ जाए जिनमें ये सलाहियत मौजूद ना हो कि वो खुद से अपनी ज़रूरियात को पूरा करे, ठीक है, या आप एक ऐसी सिचुएशन को फेस करें जहाँ पर खुद से जो ख्याल रखने की जो ज़रूरियात है जो है वो अवेलेबल ना हो, ठीक है, लोगों की जो कंडीशन है वो इस काबिल ना हो कि वो खुद से अपना ख्याल रखे। तो ऐसी कंडीशन में फिर हम क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में फिर हम नर्सिंग करते हैं। मतलब ये है कि हम अपने पेशेंट को सपोर्ट करते हैं, पेशेंट को हम क्या करते हैं, उनकी हम हेल्प करते हैं ताकि उनकी जो ज़रूरियात है वो क्या हो, पूरी हो जाए। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या करते हैं, थ्योरी ऑफ नर्सिंग सिस्टम में स्टडी करते हैं।
क्लासिफिकेशन ऑफ नर्सिंग सिस्टम। अब हमारे साथ नर्सिंग सिस्टम के क्या है, क्लासिफिकेशन हुई है। इसको बेसिकली 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। और एक इम्पोर्टेंट बात आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूं कि ये वाले पॉइंट जो है आपके एग्जाम में आए होंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। सो इसलिए आप लोगों ने इसको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पहले भी आ चुके हैं, ठीक है। मैं आपके साथ पेपर शेयर करूंगा, आप वहां पर उसको इसको जो है देख सकते हैं, ऑलरेडी आ चुके हैं बहुत सारे एग्जाम्स में। तो इसलिए इसके बारे में आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। So, to meet the self-care requisite of the patient, nursing system is divided in 3 classes, ठीक है। पेशेंट की जो ज़रूरियात है, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए जो नर्सिंग सिस्टम है इसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। जिसमें जो पहला क्लास है इसको हम होली कंपेंसेटरी सिस्टम कहते हैं। दूसरा जो क्लास है उसको हम पार्शली कंपेंसेटरी सिस्टम कहते हैं। और तीसरा जो हमारे साथ पार्ट है, क्लास है, इसको हम सपोर्टिव एजुकेटिव सिस्टम कहते हैं। तो इन तीनों क्लासेस को अब वन बाय वन हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सो आप स्टूडेंट ने इसको गौर से सुनना है, ठीक है। नींद तो नहीं आ रही है ना आप स्टूडेंट्स को? नहीं सर, सुन रहे हैं। अच्छा जी, वेरी गुड। बस यही अच्छी बात है कि आप लोग जो है सुन रहे हैं। अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इसको सुने। होली कंपेंसेटरी सिस्टम किसे कहते हैं? An individual is unable to perform needed self-care actions either due to inability or medical prescription need total nursing care is called wholly compensatory system। wholly compensatory system के बारे में आप ये बात अपने जहन में रख के याद रखिए कि हॉली कंपेंसेटरी सिस्टम ये वो सिचुएशन होती है जिसमें जो पेशेंट होते हैं वो टोटली नर्सिस पर क्या होता है, डिपेंडेंट होते हैं, टोटली नर्सिस पर इन्हिसार करते हैं। तो इसको हॉली कंपेंसेटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इसकी अगर डिफिनीशन देखें तो कहते हैं कि ये हमारे साथ वो लोग होते हैं जिनमें इतनी काबिलियत या सलाहियत नहीं होती कि उनको जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है तो वो चीज़ें हासिल करने के लिए वो मेहनत नहीं कर पाते, या वो चीज़ें जो है वो खुद से वो हासिल नहीं कर पाते, ठीक है। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनमें खुद से हासिल करने की एबिलिटी नहीं रहती, या मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन की वजह से उनको मना किया गया होता है। तो इसको कहते हैं हॉली कंपेंसेटरी सिस्टम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हॉली कंपेंसेटरी सिस्टम में पेशेंट क्या होता है, इनको टोटली नर्सिंग केयर की ज़रूरत होती है, मतलब मुकम्मल तौर पर नर्सिस पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। इसकी समझ आ गई आप स्टूडेंट्स को? जी सर। अच्छा जी, दूसरी कंसेप्ट को सुने। दूसरी कंसेप्ट अब सिंपल हो गया है, ठीक है। अगर पहली की समझ आ गई है तो दूसरी कंसेप्ट की समझ मेरे ख्याल में आपको आ गई होगी। पार्शली कंपेंसेटरी सिस्टम मतलब यह है कि ये वो कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट में काबिलियत सलाहियत तो होती है अपने ख्याल रखने की, लेकिन फिर भी इनको थोड़ी बहुत जो है नर्सिस की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, नर्सिस की गाइडेंस की ज़रूरत होती है, नर्सिस की हेल्प की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं पार्शली कंपेंसेटरी सिस्टम। पार्शली मतलब जिसमें हम थोड़ा थोड़ा जो है पेशेंट की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। सो द पेशेंट एंड नर्स बोथ आर एक्टिव टू मीट द सेल्फ केयर नीड्स ऑफ द पेशेंट इज कॉल्ड पार्शली कंपेंसेटरी सिस्टम। मतलब पेशेंट जो है वो भी खुद से मेहनत कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, और इसके साथ साथ जो नर्सेस है वो भी पेशेंट के साथ मिलकर कोलैबोरेटली पेशेंट की जो ज़रूरियात है उसको पूरा करने में पेशेंट की हेल्प करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, पार्शली कंपेंसेटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो तीसरा सिस्टम है ये इससे भी आसान है, सपोर्टिव एजुकेटिव सिस्टम। सपोर्टिव एजुकेटिव सिस्टम में क्या होता है, द पर्सन कैन परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज इंडिपेंडेंटली बट नीड टू लर्न हाउ टू मीट द थेराप्यूटिक डिमांड्स ऑफ सेल्फ केयर। द पर्सन नीड सम मैनर्स ऑफ असिस्टेंस, ठीक है। सपोर्टिव एजुकेटिव सिस्टम में जो पेशेंट होते हैं तो वो मुकम्मल तौर पर तमाम एक्टिविटीज़ को ख़ुद से परफॉर्म करने की सलाहियत जो है वो रखते हैं, उनमें इतनी एबिलिटीज़ पैदा हो चुकी होती है, इतने काबिल वो हो चुके होते हैं कि वो ख़ुद से अपनी जो ज़रूरियात है उसको पूरा करना
उन्होंने शुरू कर लिया होता है, लेकिन फिर भी इनको थोड़ी बहुत जो है गाइडेंस की ज़रूरत होती है, थोड़ी बहुत इनको जो है डायरेक्शन देने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सपोर्टिव एजुकेटिव सिस्टम कहते हैं। इसमें जो बंदा होता है तो उसको थोड़ी सी जो है असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, थोड़ी बहुत मतलब डायरेक्शन उनको देनी होती है, गाइडेंस उनको देनी होती है। जैसे अक्सर औकात जब आप कोई असाइनमेंट करते हैं तो असाइनमेंट सारा काम आप खुद ही करते हैं, लेकिन आपकी जो टीचर है वो सिर्फ आपको बताते हैं कि आपने इस तरीके से करना है, इस स्ट्रक्चर के जरिए जो है इस स्ट्रक्चर को देखते हुए आप लोगों ने करना है। तो वो सिर्फ आपको थोड़ी सी जो है आपको रास्ता जो है वो क्लियर करते हैं, बाकी आप लोगों ने खुद उस रास्ते पर चलना होता है। तो इसको क्या कहते हैं, एजुकेटिव सपोर्टिव एजुकेटिव सिस्टम कहते हैं, ठीक है। समझ आ गई जी इन सर। तीनों के बारे में? जी सर। ओके, वेरी गुड। सो अब हम इस थ्योरी के जो मेटा पैराडाइम है, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। सो जो डोरोथी ओरिम थी, इन्होंने पर्सन के बारे में इनकी क्या ख्यालात थे, पर्सन के बारे में ये क्या सोचती थी, ठीक है, पर्सन के हवाले से इनके तासुरात क्या थे। सो पर्सन इज़ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैविंग द कैपेसिटी to gain necessary knowledge of self-care, having the capacity to perform self-care tasks, family, community, and individual needs, intellectual ability to cognitively perform, delegate, and evaluate tasks performed, ठीक है। पर्सन के हवाले से डोरोथी ओरम जो थी वो ये सोचती थी कि पर्सन से मुराद कोई भी ऐसा बंदा या लोगों का एक मजमुआ जिनमें ये सलाहियत पाई जाती हो कि उनके पास जो है सेल्फ केयर के हवाले से उनके पास नॉलेज हो कि सेल्फ केयर किसे कहते हैं, सेल्फ केयर कैसे किया जाता है, सेल्फ केयर में क्या क्या चीज़ें होती है, तो इसके बारे में उनके साथ नॉलेज हो। इसके अलावा उनमें ये कैपेबिलिटी भी हो, मतलब ये सलाहियत भी उनमें मौजूद हो कि वो खुद से मुख्तलिफ टास्क को जो है परफॉर्म कर सकते हो। इसी तरह से वो अपने जो फैमिली मेम्बर्स है उनमें ये सलाहियत हो कि वो ख़ुद से अपना ख्याल जो है रख सकते हो, कम्युनिटी और जितने भी जो इंडिविजुअल नीड्स होते हैं वो ख़ुद से पूरा करने की काबिलियत रखते हो। इसके साथ साथ इनकी जो मेंटल एबिलिटीज़ है वो इतनी मेच्योर हो कि वो खुद से चीज़ों को क्या कर सकते हो, उसको इंटरप्रेट कर सकते हो, ठीक है, उस पर थिंकिंग कर सकते हो, ठीक है, उसके बारे में जो है सोच सकते हो और इसी तरह से जो काम उन्होंने परफॉर्म किए होते हैं तो उसकी इवाल्वेशन करने की काबिलियत इनमें हो। तो ऐसे मतलब ऐसे लोगों को वो क्या कहते हैं, पर्सन कहते हैं, कि पर्सन से मुराद ऐसे लोग हैं जो कि ख़ुद से अपना ख्याल रख सकते हो, सेल्फ केयर के बारे में उनके पास नॉलेज हो, उनकी जो मेंटल एबिलिटीज़ हो वो क्या हो, एक्टिवली हो, ठीक है, एक्टिवली वो काम कर रही हो। तो इसको क्या कहते हैं, पर्सन कहते हैं। तो ये पर्सन के हवाले से डोरोथी ओरियम के क्या थे, ख्यालात थे, ठीक है। जी सर। ओके, अब आते हैं हेल्थ। हेल्थ के हवाले से डोरोथी ओरियम क्या कहती थी, promote functions and development within social group in accordance to with human potential, known ह्यूमन लिमिटेशन एंड द ह्यूमन डिज़ायर टू रिटर्न टू नॉर्मल। हेल्थ के हवाले से जो डोरोथी ओरियम थी वो ये कहती थी कि हेल्थ जो है ये एक ऐसी स्टेटस है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें उनके जितने भी बॉडी फंक्शंस होते हैं तो वो मुसलसल उसकी प्रमोशन हो रही होती है, उसमें बेहतरी आ रही होती है, ठीक है। और इसके साथ साथ उनके जो जितने भी सोशल ग्रुप होते हैं, ठीक है, तो उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है। सोशल ग्रुप से मुराद ये है कि उनका लोगों के साथ जो इंटरेक्शन है, लोगों के साथ उनका जो रिलेशनशिप है, ठीक है, तो उसमें वक्तन फ़वक्तन जो है डेवलपमेंट हो रही होती है। और इसी तरह से उनमें अगर किसी किस्म की मतलब एबनॉर्मेलिटी आती है या किसी किस्म की उसमें कमी होती है तो उस कमी को ख़त्म करते हुए वो अपने आप को नॉर्मल की तरफ लाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसको हेल्थ कहते हैं। हेल्थ के हवाले से डोरोथी ओरियम ने इस तरह से डिफिनीशन की थी। इसके अलावा इन्वायरमेंट के बारे में डोरोथी ओरियम के जो ख्यालात थे वो ये थे कि इन्वायरमेंट जो है ये 4 चीज़ों पर डिपेंड करती है। 4 चीज़ें इन्वायरमेंट में बेसिकली आती है, जिसमें पहले नंबर पर आपकी फ़िज़िकल इन्वायरमेंट है, ठीक है।
दूसरे नंबर पर केमिकल एनवायरनमेंट, तीसरे नंबर पर बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट और चौथे नंबर पर आपका सोशियो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट आता है। तो फिज़िकल एनवायरनमेंट का भी आपको पता है, जिसमें आपके जो एयर आता है, ठीक है, इसी तरह से मुख्तलिफ चीज़ें आती है, एयर हो गया, वाटर हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी फिज़िकल इन्वायरमेंट में आती है। केमिकल इन्वायरमेंट में मुख्तलिफ जो केमिकल्स है वो आते हैं। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो कि हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ जाते हैं, मैक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ जाते हैं, तो ये बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में आते हैं। जबकि सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आपकी जो सोसाइटी है और आपका जो इकोनॉमिक स्टेटस है ये आता है, जो कि क्या करती है, इंसान पर असरात अपनी छोड़ती है। और ये चारों इन्वायरमेंट जो है ये क्या करती है, ह्यूमन बीइंग को इफेक्ट करती है, ठीक है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। नर्सिंग किसे कहते हैं? नर्सिंग जो है ये एक प्रोफेशनल स्किल्स, ठीक है, अ प्रोफेशनल स्किल्स इंडिविजुअल who acknowledge and evaluate health deficit of patient। नर्सिंग ये एक ऐसी प्रोफेशनल स्किल होती है लोगों के पास, इंडिविजुअल लोगों के पास, मतलब नर्सिस के पास, जिसके बेस पर वो क्या करते हैं, पेशेंट को एक्नॉलेज कराते हैं, ठीक है, कि आप में किन किन चीज़ों की कमी है, ठीक है, उनकी जो हेल्थ स्टेटस है उसके बारे में क्या करते हैं, इवोल्वेशन करते हैं इस स्किल्स के ज़रिए। तो इसको क्या कहते हैं, नर्सिंग कहते हैं। Nurses plan and implement care based on actual and potential health deficit of the client। Nurses क्या करते हैं, क्लाइंट की जो कंडीशन है, ठीक है, उसको इवालुएट करते हुए उसके बेस पर प्लानिंग करते हैं और उसी प्लान को फिर पेशेंट पर इम्प्लीमेंट करते हुए उनकी जो कमियां है, उनकी जो खामियां है, उनकी जो कमज़ोरियां है उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। सही है। ओरिम नर्सिंग प्रोसेस। सो असेसमेंट में आप सबको पता है कि हम क्या करते हैं, डेटा गैदर करते हैं, ठीक है, डायग्नोसिस एंड प्रिस्क्रिप्शन डिटरमाइन व्हाई नर्सिंग इज नीडेड, ठीक है, डायग्नोसिस और प्रिस्क्रिप्शन के ज़रिए हमें पता चलता है कि क्यों नर्सिंग जो है ज़रूरी है। एनालाइज एंड इंटरप्रेट, मेक जजमेंट रिगार्डिंग केयर। एनालाइज और इंटरप्रेट के ज़रिए हम क्या करते हैं, जजमेंट करते हैं, मतलब डिसीजन करते हैं केयर के हवाले से, ठीक है, कि किस तरह से हमने केयर देनी है। डिज़ाइन ऑफ नर्सिंग सिस्टम, हम डिज़ाइन ऑफ नर्सिंग सिस्टम एंड प्लान फॉर डिलीवरी ऑफ केयर, प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सिस्टम। ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं है, सो आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि और क्या है। नर्सिंग डायग्नोसिस एंड केयर प्लान विद स्पेसिफिक रेशनल। सो ये भी एनसीपी के बारे में बात हो रही है, ऑलरेडी आप लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो इस थ्योरी की जो स्ट्रेंथ है, मतलब वो बात है जिसकी वजह से इस थ्योरी को पज़िराई मिली थी, मतलब फेम मिला था, तो वो क्या है, वो ये है कि इस थ्योरी में पहली बात ये बताई गई थी कि प्रोवाइड अ कम्प्रिहेंसिव बेस टू नर्सिंग प्रैक्टिस, ठीक है। इस थ्योरी में बेसिकली नर्सिंग प्रैक्टिस को काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया गया था कि कैसे हम अपने पेशेंट की जो ज़रूरियात है उसको आइडेंटिफाई करते हुए उसको पूरा कर सकते हैं। इट इज़ utility for professional nursing in the area of nursing practice, nursing curricula, nursing education administration and nursing research, ठीक है, कि ये हाँ नर्सिंग जो प्रोफेशन है, ठीक है, इसमें ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जो डोरोथी ओरियम ने जो थ्योरी पेश की थी, ठीक है, इस थ्योरी के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, इस थ्योरी के ज़रिए हम नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए जो है करिकुलम जो है वो तैयार कर सकते हैं। नर्सिंग एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में जो है इससे हम फ़ायदा ले सकते हैं। इसके अलावा नर्सिंग रिसर्च में डोरोथी नर्सिंग थ्योरी से हम फ़ायदा ले सकते हैं। स्पेसिफाइज व्हेन नर्सिंग इज़ नीडेड, ठीक है। इसी तरह से डोरोथी ओरियम ने जो थ्योरी पेश की थी, तो इस थ्योरी की एक खासियत ये भी थी कि ये आपको स्पेसिफाई करती थी कि कब पेशेंट को जो है सपोर्ट की ज़रूरत है और कब पेशेंट को जो है आपने सपोर्ट नहीं देनी, केयर नहीं देनी। इसके अलावा हेयर हर सेल्फ केयर अप्रोच इज़ कंटेम्प्रेरी विद द कंसेप्ट ऑफ हेल्थ प्रमोशन एंड हेल्थ मेंटेनेंस, ठीक है। उनका जो सेल्फ केयर अप्रोच है, मतलब उन्होंने जो सेल्फ केयर कंसेप्ट को डिस्कस किया था, तो ये हेल्थ प्रमोशन और हेल्थ मेंटेनेंस के हवाले से ये क्या था, एक कंटेम्प्ररी कंसेप्ट था, ठीक है।
समझ आ गई इसकी? जी सर। लिमिटेशन की अगर हम बात करें, लिमिटेशन का मैंने आपको कहा है कि वो बात है जिसकी वजह से इस थ्योरी पर क्रिटिसिज्म हुई थी, ठीक है। तो वो क्या है? इन जनरल सिस्टम थ्योरी, सिस्टम इज व्यू एज अ होल थिंग, वेल ओरम डिफाइन सिस्टम एज अ सिंगल थिंग, ठीक है। अगर हम नॉर्मली सिस्टम्स की बात करते हैं तो नॉर्मली सिस्टम में हम क्या करते हैं, सिस्टम में हमारे साथ तमाम चीज़ें आती है, ठीक है। जबकि ओरेम ने अपने थ्योरी में जिस सिस्टम की बात की है, तो ओरेम ने सिस्टम के ज़रिए जो है चीज़ों को स्पेसिफाई किया गया है, ठीक है, और चीज़ों को एज अ सिंगल थिंग जो है उन्होंने क्या किया था, पेश किया था। तो एक ये बात है जिसकी वजह से इस थ्योरी पर क्रिटिसिज्म हुई थी। दूसरी बात यह है कि हेल्थ इज़ ऑफन व्यू एज डायनेमिक एंड एवर चेंजिंग। ये बात जो है डोरोथी ओरेम ने अपनी थ्योरी में नहीं की थी। इससे पहली जो थ्योरी थी जो कि हमने डिस्कस की थी, ठीक है, जिसमें हमने कहा था कि हेल्थ जो है ये एक डायनेमिक सिस्टम है, ठीक है। डायनेमिक सिस्टम से मुराद ये है कि वक्तन फ़वक्तन इसमें चेंजेस होती रहती है। जबकि तीसरी बात यह है कि द थ्योरी इज़ इलनेस ओरिएंटेड, ठीक है। इस थ्योरी को जो है सिर्फ इलनेस ओरिएंटेड, मतलब वो लोग जो कि बीमार होते हैं, सो उन लोगों पर इस थ्योरी को हम अप्लाई कर सकते हैं और नॉर्मली लोगों पर इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये वो बातें हैं जिसकी वजह से इस थ्योरी पर क्रिटिसिज्म हुई थी। सही है। ये अब आपको एक केस स्टडी दी गई है, तो ये आप खुद देख लीजिए, और बाकी सारा वही प्रोसेस आपको नर्सिंग केयर प्लान जो है आपको बताया गया है। सो इसमें जो है इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है जो कि आपके साथ एक्सप्लेन की जाए, डिस्कस की जाए। तो यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई है तो आप बता